जब हम इंसान नहीं थे, 28 लाख साल पहले की धरती किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। कोई सड़कें नहीं थी, कोई इमारतें नहीं थी, ना ही कोई भाषा या तकनीक। सब कुछ कच्चा, जंगली और अनगढ़ था। अफ्रीका का पूर्वी इलाका, खासकर ग्रेट रिफ्ट वैली, जीवन की प्रयोगशाला बना हुआ था। यहाँ नदियां बहती थीं, झीलें चमकती थीं और मैदानों में हर तरह के जानवर घूमते थे। हाथी जैसे दिखने वाले मगर ज्यादा पुराने गोम्पोथेयर्स, घोड़े जैसे मगर मोटे हाइपारियंस और खतरनाक साबर टूथ टाइगर। इन्हीं मैदानों में एक विशेष प्रजाति धीरे धीरे उभर रही थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ना बंदर थे ना इंसान। 2 पैरों पर चल सकते थे, पैरों पर भी चढ़ सकते थे, लेकिन उनका दिमाग छोटा था। इनका शरीर बालों से ढका हुआ था और चेहरा आगे की तरफ निकला हुआ। इनका जीवन केवल एक ही बात पर केंद्रित था, जिंदा रहना। हर दिन एक जंग था, खाने की तलाश, शिकारियों से बचाव और अपने झुंड के साथ तालमेल। इसी दुनिया में एक मादा ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने आंखें खोली। नाम था लूमा। लूमा लगभग 20 साल की थी। उस समय के लिहाज से एक परिपक्व उम्र। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों में हर पल सतर्कता तैरती थी। वो एक छोटे से झुंड की सदस्य थी, जिसमें कुल 10 से 12 सदस्य थे। उसमें एक मजबूत नर था, कुनो, जो अक्सर खतरे में सबसे आगे रहता। लूमा का एक बच्चा था जो अभी सिर्फ 1.5 साल का था। वह उसे अपनी पीठ से बांधकर हर जगह ले जाती। उसका हर निर्णय, हर कदम अब सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो अब एक माँ थी। समूह के अन्य सदस्य भी खास थे। एक बुजुर्ग मादा जो मार्गदर्शन देती थी, 2 किशोर जो हर चीज की नकल करते थे और एक बीमार नर जो अब चल नहीं पाता था। यह झुंड सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं था, यह एक छोटा समाज था। एक सुबह लुमा सूरज की पहली किरण के साथ उठी। उसका पेट रात से खाली था, उसका बच्चा भूख से कराह रहा था। लुमा और कूनो खाने की तलाश में निकले। रास्ते में उन्हें कुछ बेर के झाड़ मिले। लुमा ने बड़ी चतुरता से पत्तों को हटाया और पके हुए फल इकट्ठा किए। उसने अपने बच्चे को सबसे मीठा बेर खिलाया। इसके बाद वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें गिद्धों का एक झुंड दिखा। पास जाने पर उन्होंने देखा एक झेबरा मरा पड़ा था। मांस अब भी बचा था, लेकिन खतरा भी था। किसी भी वक्त बड़ा शिकारी आ सकता था। कुनो ने आसपास देखा और एक नुकीला पत्थर उठाया। यह पत्थर पहले भी उसके हाथ में आया था, लेकिन आज पहली बार उसने उससे मांस को काटने की कोशिश की और कामयाब हुआ। लूमा ने उसका अनुसरण किया। यह था पहला औजार का प्रयोग। उस दिन के बाद पत्थरों को साधारण चीज नहीं समझा गया। समूह ने देखा कि कैसे नुकीले पत्थर से फल खोले जा सकते हैं, लकड़ियां छीली जा सकती हैं और मांस काटा जा सकता है। लूमा ने एक बार एक पत्थर को दूसरे से टकराया और पाया कि उससे और भी तेज धार निकलती है। वो यह नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसने प्रयोग किया। ये प्रयोग भविष्य में इंसान के औजारों, तकनीक और विज्ञान की नींव बनेगा। अब औजार समूह की साझा संपत्ति बनने लगे थे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि कौन सा पत्थर अच्छा है, कैसे मारना है, कैसे पकड़ना है। यह ज्ञान अब सिर्फ उपयोगी नहीं था, यह विरासत बन रहा था। एक रात समूह सो रहा था, तभी एक झाड़ी में हरकत हुई। एक बड़ा तेंदुआ अपने शिकार की तलाश में आ गया। लुमा की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठी रही। तभी कुनो उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में वही नुकीला पत्थर था। उसने जोर से चिल्लाकर पत्थर को जमीन पर पटका। तेंदुआ रुक गया। यह आवाज नई थी, उसे अनजान सी लगी। वह पलटा और झाड़ियों में गायब हो गया। ये कोई जीत नहीं थी, लेकिन यह साहस था, और साहस एक नई चीज थी। यह जानवरों से अलग थी। यह था एक कदम सामाजिक व्यवहार और नेतृत्व की ओर। अब लुमा और कुनो के बीच सिर्फ सहयोग नहीं था, एक बंधन था। वे साथ खाते, साथ सोते और एक दूसरे की रक्षा करते। यह संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं था, इसमें भावना थी। जब लुमा बीमार हुई, कुनो ने उसे खाना लाकर दिया। जब कुनो घायल हुआ, लुमा ने उसकी चोटें चाटी। समूह के भीतर भी ये भावना फैल रही थी। अब बच्चे सिर्फ अपनी माँ से नहीं, पूरे समूह से सीखते थे। परिवार नाम की अवधारणा अंकुरित हो चुकी थी। एक साल मौसम बदल गया। बारिश नहीं हुई, झीलें सूख गईं, फल कम हो गए और जानवर दूर चले गए। समूह को नए क्षेत्र की ओर कूच करना पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। 2 सदस्य बीमार पड़ गए, एक बच्चा खो गया, लेकिन यह यात्रा समूह को एकजुट कर रही थी। अब वे शिकारियों से बचने के लिए साथ चलते, एक दूसरे को संकेत देते और औजार बांटते। लूमा ने यात्रा के दौरान एक नई झील खोजी, जिसके किनारे पेड़ थे और जंगली बेर के झाड़। यह स्थान नया घर बना। संकट ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत कर दिया। एक दिन कुएनो ने एक अजीब सी आवाज निकाली, खर्रर्र, और सबको झाड़ी की ओर इशारा किया। झाड़ी में सांप था। सब सतर्क हो गए।
यह शब्द नहीं था, लेकिन यह संकेत था। अब समूह में हर सदस्य ने एक एक ध्वनि विकसित कर ली थी। खतरे के लिए, भोजन के लिए, बुलाने के लिए। चेहरे के हाव भाव, हाथों के इशारे और गले की ध्वनियां। यह भाषा नहीं थी, पर संवाद था। यह वही नींव थी जिस पर लाखों साल बाद भाषाएं बनेंगी। लूमा का बच्चा अब 10 साल का हो चुका था। उसका नाम अब समूह ने नारो रख दिया था। नारो तेज, साहसी और सीखने में होशियार था। उसने अपने हाथों से पत्थर को आकार देना सीख लिया था। नारो अब झुंड का नेतृत्व करने लगा था। उसने एक बार एक घायल गधेड़ को खोज निकाला और समूह को मांस खिलाया। अब वह सिर्फ बच्चा नहीं था, वह उत्तराधिकारी था। लूमा को देखकर गर्व होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते जब वह देखती कि कैसे उसका बच्चा उसकी सीमाओं से आगे जा चुका है। यह था ज्ञान का प्रवाह जो अगली पीढ़ी को और बेहतर बना रहा था। लूमा अब बूढ़ी हो गई थी। उसकी चाल धीमी थी, दांत घिस चुके थे और बालों में सफेदी झलकने लगी थी, लेकिन वह अब भी समूह की गाइड थी। जब भी कोई संकट आता, सब लुमा की ओर देखते। अब समूह के पास औजारों की छोटी सी कलेक्शन थी। एक जगह तय घर की तरह दिखने लगी थी। बच्चे बड़े हो रहे थे और संवाद बेहतर हो चुका था। इंसान बनने की प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन अब वो शुरू हो चुकी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने पहला कदम उठाया, जिनकी कोशिशों की वजह से हम आज यहाँ हैं, क्योंकि हमसे पहले जो थे उन्होंने इंसान होने की हिम्मत दिखाई थी।